गुड मॉर्निंग बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने 11th में लेसन नंबर 13 जिसका नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने लेसन नंबर 12 कंप्लीट किया था, जिसमें अपने नाइट्रोजन चक्र के बारे में और जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने वाले जीवाणु हैं उनके बारे में पढ़ा। तो आज इस वीडियो में अपनी प्रकाश संश्लेषण है, ये पादपों में किस प्रकार होता है और कौन कौन से पादपों में कारक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे सभी प्राणी यहाँ तक कि मानव भी आहार के लिए पौधों पर निर्भर है। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना आहार कहाँ से प्राप्त करते हैं? वास्तव में हरे पौधे अपना आहार संश्लेषित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। हरे पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण अथवा संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, अतः वे स्वपोषी कहलाते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी के बारे में आप जानते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने पोषण के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते। स्वपोषी संश्लेषण केवल पौधों में ही पाया जाता है तथा अन्य सभी जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। तो विषमपोषी पादप या जीव वो होते हैं जो अपना पोषण स्वयं बनाने में समर्थ नहीं होते, वे अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर ही निर्भर रहते हैं। यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी इसमें कुछ भौतिक प्रक्रियाएं भी होती है और कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं भी होती है। तो भौतिक प्रक्रिया में क्या, ऑक्सीजन का निर्माण, भौतिक प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण और उसके बाद में CO2 है, इसको पादपों द्वारा ग्रहण किया जाता है और कुछ इसमें और एंजाइमों का निर्माण। तो इस तरह से भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहती है। जैसे रासायनिक में पादप वृद्धि करता है, फलों का पकना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो ये कुछ भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं पादपों में होती रहती हैं, जिसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो इसमें से कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका संश्लेषण किया जाता है, यानी उनका निर्माण करते हैं और वो प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से ही होता है। अतः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं। यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है तथा यह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न हो तो क्या होगा? इस अध्याय में प्रकाश संश्लेषी मशीनरी तथा विभिन्न प्रतिक्रियाओं के विषय में बताया जाएगा जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में समझने से पहले इसमें अपने जो विषमपोषी और स्वपोषी पादप हैं वो किस प्रकार के होते हैं और किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। तो हम सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, हम क्या जानते हैं, तो अपने क्या कुछ जानते हैं पादपों के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले यह पता करें कि हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में क्या जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने कुछ सरल प्रयोग किए होंगे जिनसे पता लगा होगा कि क्लोरोफिल यानी हरित वर्णक है, ये प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पादपों में प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल होना आवश्यक है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप नहीं कर सकेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश और CO2 का होना भी आवश्यक है। अगर प्रकाश नहीं होगा तब पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे और वायुमंडल में यदि CO2 नहीं होगी
तब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। आपने शायद वेरीगेट पत्तियों अथवा उस पत्ती में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया हो और प्रकाश में रखा हो, जिससे स्टार्च यानी मंड बनाने का प्रयोग किया होगा। स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात प्रकट होती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भाग में संपन्न होती है। आपने एक अन्य प्रयोग आधी पत्ती से किया होगा, जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग परख नली के अंदर रखा होगा और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई रुई भी रखी होगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये CO2 को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जबकि शेष भाग को प्रकाश में रहने दिया होगा। इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है। कुछ समय के बाद आप स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण करते हो। इस परीक्षण से आपको पता लगा कि पत्ती का जो भाग परख नली में था उसने स्टार्च की पुष्टि नहीं की और जो प्रकाश में था उसने स्टार्च की पुष्टि की। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। क्या आप इसका वर्णन कर सकते हैं कि ऐसा निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जा सकता है? तो अपने इन प्रयोगों के बारे में छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, मंड परीक्षण कैसे किया जाता है। तो इसमें अपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्रियाविधि पढ़ेंगे। उससे पहले अपने कुछ प्रयोग हैं, जिसमें 13.2 प्रारंभिक प्रयोग। उन साधारण प्रयोगों के विषय में जानना काफ़ी रुचिकर होगा जिनसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आगे क्रमिक विकसित हुई। यानी वो कौन कौन से प्रयोग थे जिनके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का पता लगाया गया। जोसेफ प्रिस्टले ने 1970 में बहुत से प्रयोग किए जिनसे पता लगा कि हरे पौधों की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान जैसे कि एक बेल जार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है, जैसा चित्र 13.1 में ABCD में दिखा रखा है। तो पहले डायग्राम में देखेंगे कि जब खुली है बेल जार तब मोमबत्ती जल रही है, लेकिन जैसे ही बेल जार को ढक दिया जाता है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। और इसमें चूहे को दिखाया गया है। ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करता है और वो जीवित है। जब इसको भी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो चूहा भी मर जाता है, यानी उसके कारण ही मोमबत्ती है ऑक्सीजन न मिलने के कारण ही बुझ जाती है। वैसे ही जब पादप को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश में रखा जाता है तो इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। यदि प्रकाश नहीं मिलता तो इसमें भोजन का निर्माण नहीं होता। इसी प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती हुई मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु से सांस लेते हैं वे हवा को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने उसी बेल जार में एक पुदीने का पौधा रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना की, पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती मोमबत्ती कम कर देती है। तो इसमें यहाँ पर क्योंकि प्लांट है, इसने जो जीव द्वारा CO2 छोड़ी गई है उसे ग्रहण किया और इसको मोमबत्ती से प्रकाश भी मिलता रहा, लेकिन बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिली। तो इसने CO2 को ग्रहण करके ऑक्सीजन का निर्माण किया, जिससे बेल जार को बंद करने पर भी मोमबत्ती भी नहीं बुझती और जीव है वो भी नहीं मरते। यानी इससे सिद्ध किया कि पादप हैं, इन्हें CO2 उपलब्ध होने पर ये ऑक्सीजन का निर्माण करते रहते हैं। अब इसे बेल जार में बंद करके दिखा रखा है इसमें कि बेल जार बंद है, फिर भी पादप है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कर रहा है और CO2 है
इसे अवशोषित कर रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिस्टले ने प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती में पौधे का उपयोग कैसे किया होगा? याद रखें कि उससे मोमबत्ती को कुछ दिनों बाद पुनः जलाने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता कर सके कि कुछ दिनों बाद वह जलेगी अथवा नहीं। सेटअप को बिना बाधित किए आप मोमबत्ती को जलाने के लिए कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हैं? जॉन इंजनहाउस ने प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसे सेटअप का उपयोग किया जिसमें उसने एक बार अंधेरे में और फिर एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। इससे यह पता लगा कि पौधों की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। यह जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है। इंजनहाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे, जबकि अंधेरे में रखे गए पौधों के आसपास बुलबुले नहीं बने थे। बाद में उसने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की थी, अतः उसने यह दिखा दिया कि पौधों का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ सकता है। 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु जूलियस वॉन सेच्स ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज यानी शर्करा बनती है। ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसके बाद के अध्ययनों से यह पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पौधों की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग में होता है। उसने बताया कि पौधों के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में संचित होता है। जब आप T.W. एंजेलमैन द्वारा किए गए रोचक प्रयोग पर ध्यान दें, उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों के रूप में अलग किया और फिर एक हरे शैवाल जिसे क्लेडोफोरा को, जिसे ऑक्सीबैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया था, को प्रदीप्त किया, मतलब उसे प्रकाशमान किया। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए किया गया था। उसने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखतः लाल एवं नीले प्रकाश क्षेत्रों में एकत्रित हो गए थे। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया है। यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए एवं बी के अवशोषण स्पेक्ट्रा से मेल खाता है। तो आज अपने इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है और जो प्रकाश संश्लेषण का स्थल है वो कौन सा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको आज जितना पढ़ा है इसे रिवाइज करना है अच्छी तरह से और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से नोट करने हैं। थैंक यू।